नमस्कार, मैं मेजर सरस त्रिपाठी। साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अंग्रेजी में और मौन संविधान भयानक परिणाम हिंदी में पुस्तक का सहलेखक हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी, चूँकि आप हिंदी संस्करण के निर्माता हैं, आप उसके संपादक हैं, अनुवादक हैं और उसके अलावा आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सहभाग है पुस्तक के विषय वस्तु में। तो हिंदी संस्करण के को तैयार करने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको आई, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी जी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद पाटिल, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। जब मेजर सरस त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक की बात की तो सबसे पहला संकट तो ये था कि संविधान को लेकर ऐसा कार्य जिसको कि प्रायः जोखिम भरा कहा जा रहा है इधर प्रकाशित होने के बाद, तो मेरे लिए भी संकट था कि भी इस पुस्तक पर मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि इस पुस्तक पर काम करना, मौन संविधान भयानक परिणाम, और वो काम होने के बाद उसके परिणाम कैसे होंगे, उन परिणामों की चिंता सबसे बड़ी चुनौती थी। तो यह यात्रा वहाँ से आरंभ होती है। एक दूरभाष पर हमारी वार्ता हुई और उसके बाद लगभग आधी रात हो चुकी थी। जी 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 जी, बिल्कुल। और मेजर साहब ने फ़ोन किया, बोले कि ऐसा काम है, अंग्रेज़ी में मैं करूँगा, हिंदी में आप करेंगे। और लगातार जिस तरह से एक धारा चल रही थी, हम लोग, मेजर साहब भी लिख रहे थे स्वदेश में, मैं भी स्वदेश में लिख रहा था। विषय जिस तरह से इन्होंने रखे, वे सारे विषय इतने ज्वलंत थे कि आप ये मान कर चलिएगा कि यदि मेरी जगह आप भी होते तो ये निश्चय ही कहते कि इस पर काम निश्चय ही होना चाहिए। और वहाँ से ये कार्य शुरू हुआ और इस तरह से हमने काम आरंभ किया। और आज आपके सामने दिल्ली में बैठकर इस पुस्तक पर मैं मेजर साहब के साथ आपके साथ में बात कर रहा हूँ। तो बुनियादी चुनौती तो ये थी कि एक तो विषय बड़ा जटिल है और जनता की दृष्टि से, आपकी दृष्टि से बड़ा दुरूह है, क्योंकि प्रायः होता यह है कि संविधान को लेकर केवल दो बातें लोगों में प्रचलित है। एक तो ये कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है और एक कानून है, इससे इतर कुछ जानकारियां लोगों में नहीं है। और ये मैं ऐसे ही बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई जगह जब संविधान को लेकर पुस्तक लिखे जाने के बाद जो मेरा पूर्वानुमान था वो आज बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो ठोस हो चुका है कि लोगों में वैसी जागरूकता नहीं है संविधान को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग संविधान को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी मत्था टेकते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप संविधान को लेकर उसमें कुछ भी सुधार करने की बात करिए तो लोगों में लगता है कि क्यों करना है, जबकि काल के प्रवाह में बहुत सारी बातें, बहुत सारे कानून, आप देखिए कि वो प्रयोग के लिए बहुत उचित प्रतीत नहीं होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते। तो उसकी काल बाह्यता सुनिश्चित होती है, परंतु हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते और हम ये मान के चलते हैं कि ये इसकी फिर से पुनर्व्याख्या जो है नहीं हो सकती। तो ये दूसरी चुनौती थी कि मौन संविधान भयानक परिणाम जब लिखा जा रहा था और साथ साथ हिंदी में उसका मैं काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा बार बार प्रतीत होता रहा कि ऐसा क्यों है, या हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इस पुस्तक को लेकर हम कभी कोई उस तरह से सुधारात्मक दृष्टि नहीं ले सकते। तो मेजर साहब इस बात के लिए बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने एक नई पहल की कि संविधान को लेकर लोगों में, जनता में, नागरिकों में, आप जो चाहें शब्द प्रयोग करिए, कि लोग इसे जानें
और जब हम विकासात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी भी देश का विकास तब होगा जब जनता जागरूक होगी, तो यह जागृत करने वाली पुस्तक मेजर साहब लेके आए और इसके लिए मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि मैं इसका एक तरह से सहयोगी बन सका। इसके लिए मैं मेजर साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए चुना। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हिंदी पुस्तक की जितनी डिमांड है वो अंग्रेजी को ओवरटेक कर चुकी है। अच्छा। हाँ, और हिंदी में क्योंकि ये माना जाता, आप देखिए हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका कोई भी मौलिक रूप से हिंदी में काम नहीं करते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और पुस्तक में एक चैप्टर इसीलिए हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा बनाने के विषय में आप जानते हैं। जी। तो जब हिंदी में कार्य नहीं होता, कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका में, यानी कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में, जो अंग्रेजी में कहें, तो संविधान से संबंधित जो विषय हैं, जैसे पार्लियामेंट में कानून बनना है तो मौलिक रूप से अंग्रेजी में ही बनता है। जुडिशियरी जो डिसीजन देती है अंग्रेजी में ही देती है जी। और उसके अलावा अगर ये तक भी लिखा होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जजमेंट लिखे जाते हैं, क्योंकि वो है कि हाँ राजभाषा है तो दोनों में लिखे जाएंगे। कानून भी दोनों भाषाओं में बनते हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लिखा होता है उसमें कि अगर किसी तरह का विवाद होता है इस कानून को लेकर या इस निर्णय को लेकर, तो अंग्रेजी में जो संस्करण है वो मौलिक माना जाएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये बात मैंने इसलिए बताई कि एक तो ये दुर्भाग्य है, दूसरी तरफ आपसे संबंधित ये है कि संवैधानिक विषय पर हिंदी भाषा में लिखना काफ़ी कठिन काम है। तो मुझे भी ये लगता था कि अंग्रेजी में तो चलो पुस्तक हम तैयार कर लेंगे, हिंदी में ऐसी सुगम्य सुबोध भाषा में जो लोग समझ सकें और जो असल में हिंदी भी हो। मैं मूलतः मराठी भाषी हूँ और ये मेरे लिए आश्चर्य भी था कि आपने हिंदी में काम करने के लिए एक मराठी भाषी को चुना, जबकि मराठी भाषियों को हिंदीतर क्षेत्र में डाल दिया गया है। तो उस दृष्टि से मैं त्याज्य ही कहलाऊंगा, परंतु आपने मेरा चयन किया, ये मतलब नहीं, ये आश्चर्य की बात। मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन कि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैंने अंग्रेजी में लिखा, आपकी मातृभाषा मराठी है लेकिन आपने उस भाषा में अनुवाद किया जो आपकी मातृभाषा नहीं। और वही बात बता रहा था मैं कि इतने अच्छे हिंदी के शब्दों का चयन किया और उसके अलावा बहुत कम उर्दू के शब्द जो प्रचलन में इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि शायद उनकी जगह हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे हमसे लोगों ने कहा कि साहब, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, कि आपने कानून शब्द तो प्रयोग किया है, जैसे लिखा है मौन संविधान भयानक परिणाम, कानून जो हमें अविलंब चाहिए। तो वो बोले कि कानून तो उर्दू है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए उर्दू तो है लेकिन प्रचलन में इतना ज़्यादा घुल मिल गया है, अगर उसकी जगह हमने विचार किया, डॉक्टर पाटिल ने कहा हम विधि शब्द का प्रयोग करें, तो हमने सहमति बनाई कि नहीं, विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। जी। उतना स्वीकार्य नहीं है, तो हमने कानून, तो जहाँ बहुत आवश्यक है वहाँ आपने, मतलब मैं समझता हूँ जो भी आपने हिंदी संस्करण बनाया उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि ये बोधगम्य हो। जी। अब उसमें एक विशेष बात ये थी मेजर साहब कि उर्दू के प्रति ऐसी कोई दुरा भावना नहीं थी, जो कि प्राय एक सांप्रदायिक दृष्टि उसको दे दी जाती है, परंतु दोनों भाषाओं का अपना अस्तित्व है और इसलिए जहाँ तहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमने किया है जिसको लोकमानस ने अत्यंत, अब मैं जज्ब शब्द का प्रयोग करूं तो आप देखिए वो भी उर्दू से ही आया हुआ है, तो लोकमानस ने उसको जज्ब कर लिया है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। कानून उसी रूप में आया और उसी रूप में हमने उसको ग्रहण किया है। तो ऐसा है कि फिर एक और महत्वपूर्ण बात उसमें आ जाती है कि जब हम लोग एक सामासिक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो उसमें उर्दू कोई दूसरी भाषा नहीं है, भारत भूमि में पैदा हुई भाषा है। जी। तो उस भाषा के शब्दों को भी जहाँ तहाँ हमने लिया, जहाँ पर लगा कि जैसे विधि और कानून दो है वैकल्पिक कि आप किसी का भी चयन कर सकते हैं, परंतु हमने कहा कि कानून बहुत साधारण दृष्टि से लोग उसका प्रयोग करते हैं, जबकि विधि समझ में नहीं आएगा, कठिन हो जाएगा। तो हमने यह भी ध्यान में रखा कि शब्द बोधगम्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मानस को एक तरह से प्रभावित करने वाला होना चाहिए। तो विधि की जगह हमने कानून का प्रयोग किया। तो इस दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से जो शब्दों का जो चयन था वो विशेष रूप से दर्शक या श्रोता, जिसको हमने कहा कि हम भारत के लोग
पाठकों के लिए, नागरिकों के लिए हमने ये बिल्कुल ध्यान में रखा कि बात पहुंचानी है लोगों तक। अच्छा, मैं अब चाहूँगा कि जैसे ये इंग्लिश में जो बुक है तो अंग्रेजी वाले भी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले तो पढ़ ही रहे हैं जी। ये साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। जब आपके पास ये पूरी स्क्रिप्ट पहुंची तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पूरे चैप्टर आपने, क्योंकि बहुत गहराई से पढ़े हैं, पूरा हिंदी का संस्करण तैयार किया है, तो सबसे ज़्यादा इस पुस्तक में, क्योंकि अब हम थोड़ा कंटेंट पे जी जी जानना चाहेंगे, कि हमारी हम आमने सामने पहली बार बैठकर दोनों लेखक बात कर रहे हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि कंटेंट में जितने भी इसमें चैप्टर हैं, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर अपीलिंग या प्रभावकारी लगा, और थोड़ा सा उसका हमें विस्तार दे हमारे दर्शकों के लिए कि कौन सा है चैप्टर और क्यों है, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप प्रखर राष्ट्रवादी हैं और इसके लिए आपने बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो कौन सा ऐसा विषय है जो आपको इसमें बहुत अपीलिंग लगा? क्योंकि जो संकल्पना है वो तो मूलतः मेरी तरफ से गई है और उसमें आपका संवर्धन है, तो जो संकल्पनाएं हैं उनमें कौन सी सबसे अधिक आपको अपीलिंग लगी, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को भी बताइए। जी जी जी। तो मेजर साहब, आपको पता होगा कि आपने एक लेख लिखा था स्वराज्य के लिए जी, अल्पसंख्यकों पर। जी जी, उनको परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी स्वतंत्रता का अमृतकाल मना रहे हैं, परंतु आज तक अल्पसंख्यक इस शब्द को परिभाषित ही नहीं किया गया। और इस दृष्टि से कई काम हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, या आप कह लीजिए कि मुख्य धारा का जो मीडिया है उसमें भी ये बात आती है, परंतु उस तरह से अल्पसंख्यक को लेकर किसी ने सोचा नहीं कि उनको परिभाषित क्यों करना चाहिए। आप उनको, जब मैं कह रहा हूं तो वो टर्म जो है उसको आप लीजिएगा, उसी शब्द को लेकर, तो उस शब्द को लेकर कभी हमने सोचा नहीं कि उसकी कोई परिभाषा है नहीं। वो बहुत विस्तार में चला जाता है और सबको उसमें समाहित कर लेता है, उस तरह का है। परंतु वो धीरे धीरे इतना संकीर्ण हो गया तो उस संकीर्णता की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेजर साहब ने पहली बार, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में आपने उस पर ध्यान दिया कि अल्पसंख्यक इस शब्द को परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जब इस पुस्तक के सारे अध्याय पहले तो एक एक करके आ रहे थे, पहले 4 भेजे थे आपने, फिर इस तरह से मेरे पास सारे अध्याय एकत्रित हुए और मेजर साहब ने कहा कि अंत में, तो पहला जो चैप्टर उसमें पढ़ते पढ़ते, वैसे तो सभी अध्याय जो हैं आप देखें तो एक तरह से जागृत करने वाले हैं, लेकिन चूंकि मेजर साहब के उस लेख के बाद आप देखिएगा कि स्वराज्य में मेरी एक सुदीर्घ चर्चा छपी हुई है, और ये दोनों लेख, मेजर साहब का मूल लेख और उस मूल लेख पर मेरी सुदीर्घ चर्चा, जी मैंने कई जगह वो एक तरह से आप कहिए कि प्रसारित हुई, और कुछ मित्रों ने काफी चर्चा का विषय बनी, फिर काफी चर्चा का विषय आपके सर्कल में भी। जी जी जी। और कुछ मित्रों ने तो कहा कि आप इसे कुछ खंडों में बना कर दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा जो लेख है लगभग 4000 शब्दों का है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो समाचार पत्रों ने तो कहा कि इसको आप थोड़ा खंड खंड करके दीजिए ताकि हम इसको क्रमशः निकालें। तो पहला जो चैप्टर था जो विशेष रूप से एक तरह से ध्यानाकर्षण कर रहा था, वो था अल्पसंख्यक को परिभाषित करने वाला अधिनियम, कि एक तो पहचान करिए और परिभाषित करिए जी। एक तो ये अध्याय था। दूसरा जो अध्याय है मेजर साहब, वो था अतिक्रमी और घुसपैठिया वाला। अच्छा जी। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आरंभ से एक दूसरे से संबद्ध हैं, आप इनको अलग करके नहीं देख सकते जी। और ये कहीं ना कहीं ये 2 अध्याय थे। हालांकि जो घुसपैठिया वाला है हमने उसको बाद में उत्तर कथन में कर दिया, जिसको अंग्रेजी में हम एपिलॉग कहते हैं, उसमें हमने किया। तो ये 2 मुख्य बातें थी जो कहीं ना कहीं मुझको लगा कि इस पर हमें यथाशीघ्र काम आरंभ करना चाहिए, और वहाँ से इस पुस्तक की हिंदी संस्करण की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि लगातार आप लिख रहे थे और लगातार मैं भी स्वदेश, पांचजन्य इत्यादि में मैं लिख रहा था, यहाँ तक कि सब लोग में भी ऐसे सारे विषय मैंने रखे हैं।
प्रजातंत्र में भी ऐसा ही एक लेख छपा मेरा। तो इस तरह से ये यात्रा, हिंदी संस्करण की यात्रा जो है आरंभ हुई। जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर सच कहूँ तो मेरे लिए भी प्रेरणा का जो स्रोत है कि इस पुस्तक इतना विचार मंथन क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये चीज़ मुझे बहुत उद्वेलित करती थी। और अपने अगर हम इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर और 31 तक जी 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 अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिया गया, लेकिन उसमें कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन है। जी। तो जब डेफिनेशन नहीं है तो वो हम जो प्रिविलेजेस दे रहे हैं, विशेषाधिकार दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं। और इसकी विभीषिका आप ऐसे समझिए, अब तो राष्ट्र समझने लगा है कि हिंदुओं को छोड़कर बाकी जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं कंट्री में, देश में हमारे, वो सब माइनॉरिटी है। जी जी। यानी सबको विशेषाधिकार है और सिर्फ हिंदुओं को नहीं है। और ट्रेजेडी ये बहुत बड़ी तब हो जाती है जब हिंदुओं को उन राज्यों में भी ये विशेषाधिकार नहीं मिलता जहां वो स्वयं अल्पसंख्यक हैं। ऐसे 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसलिए जो आपने कहा ना कि सबसे ज्यादा अपील, और मेरी प्रेरणा का भी वही स्रोत था जहां से हमने उसकी शुरुआत की। अब एक बात और कह के मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको एलाबोरेट करें कि अल्पसंख्यक 3 तरह के हैं संविधान में, भाषाई यानी लिंग्विस्टिक, रेशियल रादर एथनिक, जो जातीय हम हिंदी में कह देते हैं, और तीसरा है धार्मिक। अब अगर आप बहुत पढ़े लिखे आदमी से भी पूछें कि भाषाई अल्पसंख्यक कौन है, क्योंकि मैंने पूछा है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों पे बैठे अधिकारी, नेता, इंटेलेक्चुअल्स नहीं बता पाते कि भाषाई अल्पसंख्यक कौन है। इसी तरह से कोई नहीं जानता है कि एथनिक माइनॉरिटी कौन है। और जब संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, ये विरोधाभास देखिए कि धर्मनिरपेक्ष है लेकिन अल्पसंख्यक धर्म के आधार यहाँ मैं ठीक आपको करूं कि उसके लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का हमने कहीं प्रयोग नहीं किया। हमने कहा कि पंथ निरपेक्ष। मैं उस पे आऊंगा, मैं आता हूं। आपने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया और आपने सुझाव दिया कि हम धर्म निरपेक्ष नहीं करेंगे। प्रचलन में जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि असल में तो मैं तो ये मानता हूं सनातन को छोड़कर कोई धर्म ही नहीं है। और उसका कारण ये नहीं कि मैं सनातनी हूं, उसका कारण कि धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा है। ये सभी पंथ और संप्रदाय हैं, एक स्कूल ऑफ थिंकिंग है कि ऐसा है रिलीजन, जबकि धर्म का अर्थ तो बहुत ही व्यापक है। उसमें हम उसे कर्तव्य कह सकते हैं, जबकि कर्तव्य और धर्म का सिर्फ हिस्सा नहीं है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को जो अल्पसंख्यक, संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है लेकिन विशेषाधिकार धर्म के आधार पर दी गई, और उसमें भी धर्मनिरपेक्ष होने के बाद हमारा सारा फोकस धर्म पर है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। दूसरी चीज ये है कि डेफिनेशन न होने के कारण जो आज की स्थिति है उसमें जब तक कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक 51% नहीं हो जाता, तब तक वो अल्पसंख्यक ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो क्या हमें ये स्वीकार्य है? ये चीजें मुझे उद्वेलित करती थी। और जैसा कि मैं कहता हूं और लिखा भी है हम लोगों ने कि दुनिया में 201 देश है, 195 हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है, और 6 ऐसे हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता। जी। लेकिन 201 देश हैं कुल। उसमें से उनकी जो कुल जनसंख्या, मतलब 196 देशों की जो व्यक्तिगत यानी देशगत जनसंख्या है, वो भारत की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे कम है। यानी भारत के मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो दुनिया के 196 देशों के से इंडिविजुअली अगर आप काउंट करें तो कम है। जी। तो इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग 22 करोड़ के लगभग, वो माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? अब प्रतिशत में भी देखें तो 15% से ज्यादा है। जी। तो मैं यही सोचता था कि ये कहीं डिफाइन होना चाहिए, कहीं तो मैं नहीं कह रहा हूं आप 20% पे कर दो, अभी भी सबको अल्पसंख्यक रखो, लेकिन लाइन खींचो ना। अभी तो आपने क्या किया है कि जब तक वो 51% नहीं होगी माइनॉरिटी रहेंगे। जी। इसलिए मुझे ये उद्वेलित करता। अब मैं समझता हूं आपके लिए भी। जी जी बिल्कुल। आप इस पे थोड़ा अगर प्रकाश डाले तो अच्छा रहेगा। देखिएगा, वास्तव में जब हम लोग अल्पसंख्यक पर काम कर रहे थे, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जो जनसंख्या है
और जिस तरह से एक असंतुलित रूप में वो विकसित हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको परिभाषित करना अनिवार्य था, जो कि अभी तक नहीं हुआ जी। और जिसको हम लोग कहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से कितना योग्य है, उचित है कि नहीं है। तो हमारा संविधान भी इस विषय पर विशेष रूप से मौन दिखाई देता है। मैं कह रहा हूँ विशेष रूप से मौन, तो उसके कई निहितार्थ हैं कि आप आपातकाल ले लीजिए। अब आपातकाल पर बात करना भी बड़ा विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि जैसे आप आपातकाल की बात करिए तो लोगों को लगता है कि कोई ना कोई राजनीतिक मुद्दा इसके पीछे जुड़ा हुआ है। परंतु उस समय विशेष रूप से पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। और क्या था पंथ निरपेक्ष? वास्तव में यह था कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य माने स्टेट के लिए जी। व्यक्ति का धर्म होगा, माने पंथ होगा। परंतु धीरे धीरे यह सिमट कर केवल और केवल दो संप्रदायों पर आकर रुक जाता है, दो धर्मों पर आप कह लीजिए। जी जी जी। कि मुस्लिम और ईसाई। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि भाषिक दृष्टि से कहीं पर भी कोई विचार नहीं किया गया है, बहुत सोफिस्टिकेटेडली अंग्रेजी में कहूँ तो उसको छोड़ दिया गया है। जी। पीछे एक जो घटना हुई थी कि अंडमान की जो महिला थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो कहा कि उन्हीं के साथ वह भाषा समाप्त हो गई। जी जी। तो भाषिक संरक्षण के लिए विशेष रूप से, जबकि संविधान में प्रावधान है, यदि हम उसको मान लेते हैं कि यह प्रावधान बाद में जोड़ा भी गया है, तब भी आप देखिए कि उस पर उस दृष्टि से विचार नहीं होता कि भाषाओं को संरक्षित किया जाए। जी जी जी। तो केवल एक दृष्टि है, धार्मिक दृष्टि से ही अल्पसंख्यक को लेकर विचार किया जाता है, जबकि संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास ये है। एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिखाई देते हैं। जी जी। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते रहे कि भाई संविधान बहुत विशेष जगहों पर विशेष रूप से चुप्पी साध लेता है कि यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। जी। तो अल्पसंख्यक ऐसा ही मुद्दा है, इसीलिए ये शब्द चयन आपका ही है जी। मौन संविधान। मौन संविधान। जी, हम शायद मूक पे बात हाँ, कर रहे थे। मूक पर बात कर रहे तो थे। मूक फिर आपने डिफरेंशिएट किया कि मूक मतलब जो बोल ना सके। जी जी। और मौन का मतलब जो स्वेच्छा से बोल सके ना बोल सके। तो संविधान बोलता भी है, नहीं भी जी जी। मैं उसके लिए प्राय कहता हूँ कि ये चयनात्मक मौन है। जी जी जी। सेलेक्टिव है ना, बहुत चयनात्मक दृष्टि से इसको मौन, या तो मौन, अंबेडकर मौन नहीं थे, बहुत मुखर थे। ऐसी कौन सी शक्तियाँ रही होंगी कि उस मुखर व्यक्ति को भी मौन कर दिया गया। तो ये फिर एक राजनीतिक दृष्टि का आप कह सकते हैं कि एक नया विमर्श खोलता है। परंतु इस पुस्तक में जब हम लोगों ने अल्पसंख्यक पर ध्यान दिया, तो अमोन राणा का जो मुद्दा था मेघालय वाला, है ना, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्राइकिंग पॉइंट था कि नहीं, इस पर जो है एक कहीं ना कहीं आम सहमति लोगों के बीच होनी चाहिए। और वह मुद्दा विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय ने उठाया और उस पर जब उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस एसआर सेन। जी जी जी। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं अपने दर्शकों के लिए कि अमोन राणा का जो विषय था उसको किस तरह से आप यदि इसी पैरामीटर पर देखें, इसी मापदंड पर देखें। जी। तो वो उसमें देखिए, वो अल्पसंख्यक को लेकर उतना नहीं था, क्योंकि वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें एक बांग्लादेश से आया हुआ हिंदू अमोन राणा, जो भारतीय सेना में अपनी पूरी जिंदगी सेवा देता है, जब वो मेघालय सरकार के पास जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो सरकार बोलती है कि आप हमारे देश के नागरिक ही नहीं हैं। तो वो कोर्ट जाता है कि मैंने इतनी बड़ी सेवा दी और मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो बोलता है मेघालय के आप नहीं हैं। तो उसने बोला मैं कहाँ का हूँ? जब मैं बांग्लादेश से आया तो मैं मेघालय में बस गया, अब यहाँ हूँ, अब इतने पूरी हमने ज़िंदगी बिता दी, तो कहाँ का डोमिसाइल है मुझे कोई बताए, बांग्लादेश सरकार तो मुझे देगी नहीं। तो वो कोर्ट गए। कोर्ट में जस्टिस एसआर सेन, सुधीर रंजन सेन मेरा ख्याल है, उनके पिता की भी तो सेवाएं थी, हाँ, भारत के लिए। जी जी जी, उनके पिता ने भी सेवा की। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे जब सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, मैं कहाँ का बासिंदा हूँ, तो ये निर्णय कोर्ट करे। तो जो जज थे जस्टिस सेन, वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू हैं उन राज्यों में जहाँ पे कि ईसाई या मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, एक तो पहली चीज़ उनको हिंदुओं को वो
अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है नहीं। जो बाकी सभी को पूरे देश में है। जी अब 2% हिंदू हैं सिर्फ इसमें नागालैंड में, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है और डिनायल भी रिलीजियस बेस्ड था, क्योंकि तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें डोमिसाइल ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली मैं वहीं पर हाँ, जोड़ना चाह रहा था। नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने बहुत क्रोध से, गुस्से में भी लिखा, हालांकि जज वो नहीं होते, पर उन्होंने नाराजगी जताई अपने निर्णय में और कहा कि ये जो चल रहा है ये सही नहीं है। और क्या हिंदुस्तान को भी कोई इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता है या कोई क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है क्या? और अगर ऐसा है तो ये स्वीकार हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और अपने निर्णय की कॉपी उन्होंने खुद ऑर्डर दिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजी जाए और उन्होंने ये कहा जी कि अब समय आ गया है जबकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी 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 क्योंकि अगर इस तरह का अत्याचार हिंदुओं पर ही हो रहा है जिन्होंने शताब्दियों से सबको शरण दी, जब पूरे दुनिया में यहूदियों को सताया गया तो भारत में आके उन्होंने शरण ली। सब जगह से पारसी खत्म हो गए हैं, सिर्फ भारत में बचे हुए हैं और बहुत फल फूल रहे हैं। जितने बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, टाटा का हो या गोदरेज का हो, उन्हीं का है। और इतने बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा हुए, डॉक्टर होमी सेठना हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है? सिर्फ यहीं बचे हैं। तो हम तो हजारों सालों से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जो यहाँ बाहर से आए, बाहर का धर्म स्वीकार किया या जिनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया फोर्स करके, अत्याचार करके, अब वो जो लोग हैं वो अपने ही लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं पर जिन्होंने ये सारा धर्मनिरपेक्षता का तंत्र, नहीं तो 1947 में देश बटा था जब मुसलमानों ने कहा कि भाई हमारा देश तो, हमें पाकिस्तान चाहिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते, उनको देश दे दिया। तो जो बचा था किसका था? उन्होंने कहा दोनों अलग, सांस्कृतिक दृष्टि से अलग सब अलग है। हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र 1947 में ही हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब बनाओ। क्योंकि इसी देश में जहाँ 80% जिसकी आबादी है, जो इस पूरे देश का रखवाला है, जिसने सबको शरण दी है, हम चाहे तो एक दिन में हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं, उसी दिन बन सकते हैं, पर नहीं, ये हुआ कि नहीं सब धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार हो। उसका दुरुपयोग करके अगर हमें ही सताया जाए, उनका असल गुस्सा ये था। तो फिर ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस पे कुछ काम करें। और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। एक जज कह रहा है, जुडिशरी उस चेयर पे बैठे हुए, लोगों ने विरोध भी किया। तो ये जो विषय है अल्पसंख्यकता से भी जुड़ा हुआ है और इसी तरह से घुसपैठियों का जो सब्जेक्ट है उसमें यह है कि आप देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं? रखीने प्रोविंस से, बर्मा के रखीने प्रोविंस से, जिसको कि इस्लामिक लेक्सिकन्स में वो बोलते हैं अराकान। बांग्लादेश में आते हैं, बांग्लादेश की सीमा से, पोरस सीमा को पार करके बंगाल में आते हैं, बंगाल से झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल, सबको पार करके कहाँ जाते हैं? जम्मू। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिमी बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा संख्या, रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ, वो जम्मू कश्मीर में है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है वहाँ इनको बसा दो, उनकी जनसंख्या और बढ़ा दो। और वो आप सब जानते हैं दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद, ये सब, ताकि ये सपने पूरे हों। तो इसीलिए जस्टिस सेन ने ये बात कही कि जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही, एक हिंदू को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं विशेष रूप से इसको उसी के साथ इसलिए जोड़ रहा था कि आप देखिए कि मेघालय हो या नागालैंड हो, वहाँ की जनसंख्या पर आप ध्यान दीजिए, वहाँ की हिंदुओं की जनसंख्या पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल, और जो अन्य धर्म है उनकी आबादी पर ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये सारा झेलना पड़ता है। और मैं ये कह रहा हूँ विशेष रूप से कि हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक तो है, परंतु वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता, जैसे अन्य धर्म खेल लेते हैं कि जी मैं तो बहुत है ना अल्पसंख्यक हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ है। और यही जो अमोन राना के साथ हुआ है, यदि किसी और के साथ, मान लीजिए किसी जोसेफ के साथ हो जाता, है ना, किसी अब्दुल्ला के साथ हो जाता, आप ऐसे ही उदाहरण के लिए नाम आप तो आप देखेंगे कि वो देखते ना देखते मेघालय से चलकर दिल्ली के सड़कों तक पहुंच जाता। दिल्ली, मैं तो कहता हूँ न्यूयॉर्क, पेरिस और हर जगह, और जेनेवा में भी पहुंच जाता। जी, हर जगह छप जाता कि देखो कितना अत्याचार हुआ। तो अमोन राना का जो मुद्दा है उसको आप यदि देखें, जिसकी हमने बात भी की
कि अल्पसंख्यक को आप इस दृष्टि से परिभाषित करिए कि उसका सबसे पहले तो विभाजन करिए कि कितना परसेंट होना चाहिए, कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है अल्पसंख्यक के दायरे में आएगी। अब भाई आप 13%, 15%, 17, 18 जो भी है, अभी तो जनसंख्या जो है हम लोगों ने उस तरह से गिनती की नहीं है। अब इसमें एक इंसर्शन करूंगा। असल में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पैमाना है वो सिर्फ 2%। 2% से ऊपर जो कोई है वो अल्पसंख्यक नहीं है। जी जी। और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ ये डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए उस चैप्टर में जी, जिसमें डिफाइन माइनॉरिटीज का वाला है ना कि डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट, जो हमने बोला है कि सरकार बनाए, उसमें यही कहा है कि आप लाइन खींचिए। जी जी। क्योंकि अभी के हिसाब से तो जब तक 51% नहीं होंगे तब तक वो अल्पसंख्यक रहेंगे, यानी 49% पे भी। तो इसीलिए हमने ये कहा कि इसे डिफाइन करो, यूनाइटेड नेशंस का जो पैरामीटर है उससे आप डिफाइन करिए। जी आगे आप जो बोल। जी जी, इसका हमने एक तरह से उल्लेख भी किया है कि पूरी जनसंख्या का क्या प्रतिशत होना चाहिए। हाँ, हाँ, है ना। आप यदि उस तरह से यूएन की दृष्टि से भी देखें तो मेरे ख्याल से हमने लेख में भी इस पर कहा कि एक कोई परसेंटेज होना चाहिए कि भाई इतना प्रतिशत और इसके ऊपर जो है कहलाए। अब आप मतलब उसको अंत तक नहीं छोड़ सकते, जैसा हमने कहा कि भाई 50% हो जाए, 51% हो जाए, तब तक आपको जो है बहुसंख्यक माना नहीं जाएगा। तो उसमें एक जो विशेष जो बात थी कि आप जब परिभाषित करें तो इस दृष्टि से भी परिभाषित करें कि मैंने तो बहुत गहराई में जाकर मैंने कहा कि इसको जिला स्तर पर भी जो है। हाँ, आपने कहा। हाँ, कि अगर प्रदेश स्तर पर भी परिभाषित हो तो कम से कम 9 राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं पा रहे हैं जी, तो वो कम से कम खत्म हो। आपने जिला स्तर की बात की थी। हाँ, तो अगर वो हो तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जिला एक डिस्ट्रिक्ट इज अ यूनिट, एक इकाई है और अवश्य होना चाहिए। जी। आप देखिए उसमें पुस्तक में भी है, एक जगह हमने राज्यों के नाम गिनाते हुए हमने लिखा है जी 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 कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप, जी, यहाँ पर जो जनसंख्या है हिंदुओं की वह वास्तव में अल्पसंख्यक है। जी 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 जी, हमने पाई चार्ट बनाए। जी जी, पाई चार्ट बनाए। मैं ये जी, वाला आप बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं इसी की बात जी कर जी रहा जी हूँ, जी, है ना? इसमें मणिपुर में हिंदू 40% हैं जी, और मेघालय में लगभग 2% हैं। जी, अरुणाचल में भी उनकी संख्या कम है, मतलब प्रतिशत इसमें पाई चार्ट में नहीं लिखा हुआ है। पंजाब में है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये जो 9 राज्य हैं वो मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य। ऑन रिकॉर्ड आप जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या लीजिएगा तो 68% है। जी बिल्कुल सही है। बावजूद इसके वहां पर मैं तो मतलब यदि थोड़ा और आगे जाकर कहूँ, खैरात में छात्रवृत्तियां बांटी जा रही हैं अल्पसंख्यक के नाम पर। हाँ नहीं, बड़ा आश्चर्य है। आप देखिए कश्मीर में 2 रीजन है। हाँ। एक जम्मू है, कश्मीर है। लद्दाख पहले होता था, वो अलग टेरिटरी बन गया। तो जम्मू रीजन में जो ओवरऑल हिंदुओं की जनसंख्या जैसा आपने बताया, कहीं भी मतलब 32% से 36% हिंदुओं की है ओवरऑल। नहीं, कश्मीर में तो 98% वही उसी मुसलमानों की कश्मीर घाटी में तो आज की तारीख में मुसलमानों की संख्या 98% है। और अचरज ये है कि वो माइनॉरिटी हैं जी, वहाँ माइनॉरिटी हैं। यानी कि हिंदू को, कोई हिंदू छात्रों को, क्योंकि हिंदू ही अकेला ऐसा है जो अल्पसंख्यक नहीं है, बाकी सब अल्पसंख्यक हैं। तो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको मिल रहा है और मुसलमानों को भी मिल रहा है जी जी, जो 98% है, बाकी तो कम है। वो तो आप देखिए कि उसमें और चतुराई से सिखों को भी सनातन से काट दिया, जैनियों को भी काट दिया, हर किसी को काट कर प्रयास, मुझे जो अध्ययन के दौरान जो लगा कि किस तरह से हिंदू धर्म को जितना मतलब संकुचित किया जा सकता है, संकुचित अर्थात बहुत छोटा किया जा सकता है, संख्या की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से। तो ये सतत जो है एक षड्यंत्र अब से नहीं, बहुत प्राचीन समय से ये चलता आ रहा है। तो ये उसका हिस्सा भी है कि 98% मुसलमान होने के बावजूद सारी छात्रवृत्तियां जो हैं उन्हीं के लिए हैं और 2% जो हिंदू वहां पर बचे हुए हैं प्रताड़ित होकर, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। अच्छा, इसका बहुत और इसलिए मेजर साहब मैं फिर कहूँगा कि इन 2% पर हमारा संविधान मौन है और इसलिए हम लोगों ने परिणाम भी देखे, बहुत भयानक परिणाम। अब भयानक ये हुआ कि 4 लाख परिवार, जी, लगभग 70,000
परिवार और 4 लाख की जनसंख्या 19 जनवरी 1990 को जी जी मास एक्सोडस करना पड़ा। और जो जेनोसाइड हुआ वो तो आप देखिए कश्मीर फाइल फिल्म, और सब फैक्टफुल है, कोई कुछ भी बोले लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तथ्य है। तो ये भयानक परिणाम है। भयानक परिणाम। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट दिया गया और इतने प्रिविलेजेस दिए गए, इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं जी। जैसे आप देखिए कि अब सभी अल्पसंख्यक होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ प्रिविलेज है। प्रिविलेज। अचरज की बात यह है, यहाँ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है रामकृष्ण मिशन की। जब उनको कहा गया कि आप ये अपने स्पेशल स्कूल्स नहीं चला सकते, सिर्फ माइनॉरिटीज चला सकते हैं, मठ नहीं चला सकते आप, तो उन्होंने कहा कि हम तो माइनॉरिटी हैं। कैसे? बोले हमारा हिंदू धर्म से कोई, हमारा अपना स्वतंत्र पंथ है। ये उन्हें इसलिए कहना पड़ा जबकि सिर्फ रामकृष्ण मिशन की पढ़ाई ही नहीं, एवं जैन, बौद्ध, सिख, कर्नाटक में लिंगायत वाला लीजिए। हाँ, ये सभी सब हिंदू थे और कभी वो जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन गए क्यों? क्योंकि प्रिविलेज है वहाँ। और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आज सभी अपने को माइनॉरिटी घोषित करना चाहते हैं। कर्नाटक में जैसे आपने कहा कि जो लिंगायत हैं वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन माइनॉरिटी राइट नहीं है। अब माइनॉरिटी राइट का फायदा क्या है? एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 50% सीटें जो आपकी अपनी हैं वो रिजर्व हो जाती हैं। तो लिंगायत भी बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और लिंगायत बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि सरकार की पॉलिसी है रिजर्वेशन लगाओ, ये करो वो करो, तो हमें माइनॉरिटी घोषित कर दो। तो इससे जो है डिसइंटीग्रेशन हो रहा है देश का, एक जो मानसिकता है वो बिखराव ला रही है। और ये इसका परिणाम ये है कि ये हम अनजाने ही जो देशद्रोही शक्तियां हैं उनकी योजनाओं को सफल बना रहे हैं। मैं नाम लेके बोलूंगा जी। एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, कांग्रेस के लोगों ने उनको पहला बनाया चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं कहता हूँ वो व्यक्ति, मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूँ मैं नहीं जानता, अपने को बड़ा विद्वान समझता है, बोलता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज। वो तो चाहते ही हैं कि इंडिया में बिखराव हो, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो शायद गजवाए हिंद। इसीलिए यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट में वो हमेशा डिबेट छेड़ देते हैं कि वी आर नॉट ए यूनियन गवर्नमेंट, वी आर ए फेडरल गवर्नमेंट। ये भी एक गलत फहमी देखिए नौजवानों से। अभी हम कल इंटरेक्ट कर रहे थे मीडिया चौपाल में, तो बोले कि अगर स्टेट के आप बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो सेंटर में चली जानी चाहिए, फ्रॉम स्टेट लिस्ट इट शुड गो टू द यूनियन लिस्ट, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा इंडिया तो फेडरल है ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर कहाँ है और कमजोर कहाँ से होगा? मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब यूनियन है तो फेडरल कहाँ है भाई? तो ये इतनी गलत फहमी, गलत चीजें लोगों के दिमाग। इसी तरह गंगा जमुनी संस्कृति का है। मैंने बोला गंगा जमुनी संस्कृति बिगड़ जाएगी। मैंने कौन है गंगा जमुनी? जमुना कहाँ अरब से आई है या ईरान से आई है? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरयू भी हमारी, तो संस्कृति इसमें मतलब बंटवारा कहाँ है? तो जो आप कह रहे थे कि ये जो इस तरह का बिखराव पैदा किया जाता है, ये एक कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत है। और उसी तरह का पूरा एक इकोसिस्टम है। एक बोलेगा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज, बताएगा कि वो तो ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, ईसाई अलग हैं, लिंगायत अलग हैं, एससी अलग हैं, एसटी अलग हैं, सबको अलग कर दो तो इंडिया तो डिसइंटीग्रेट हो जाए। जी वास्तव में यही एम है। जी। तो हमें उस ट्रैप में अनफॉर्चुनेटली हम जब माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं करते और वो प्रिविलेजेस इतने अट्रैक्टिव लगते हैं तो हर कोई माइनॉरिटी होना चाहता है। अचरज तो आपको जान के होगा कि जिन इवन मैंने तो सुना कि कुछ ब्राह्मण्स भी बोलते हैं कि हमें माइनॉरिटी घोषित कर दो। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं, कई ग्रुप हैं बोलते हैं हमें माइनॉरिटी घोषित, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रिविलेज मिलेगा। अभी वो अपने पाठशाला नहीं चला सकते, वेदों का उस तरह से वो सीटें रिजर्व नहीं होंगी, जो प्रिविलेजेस है ना। प्रिविलेजेस क्या 50% रिजर्वेशन हो जाएगा। आपके ऊपर कोई सिलेबस गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। अब जैसे मदरसों में कुछ भी जहर पढ़ाया जाए, मदरसाज एवरीबॉडी नोज, सब इट इज ऑन रिकॉर्ड कि मदरसाज आर द फैक्ट्री ऑफ, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ मदरसाज आर फैक्ट्री ऑफ जिहाद एंड सेपरेशन। इवन टेररिज्म का वहाँ पे गढ़ है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन वो चल रहे हैं क्योंकि माइनॉरिटी राइट में मदरसा चलाने का अधिकार है। इसीलिए मैं कहता हूँ उसको डिफाइन करो, और जो 2% से ऊपर जो भी कम्युनिटी है दैट शुड नॉट बी गिवन द प्रिविलेज ऑफ
माइनॉरिटी, उसको अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न तो विश्व के स्तर से सही है न यहाँ के स्तर से सही है। ये बातें हमने इसमें इसीलिए लिखी। जी जी जी। मेजर साहब, अभी तक जितनी बातें हुई हैं जी, उसके पीछे विशेष रूप से मैंने कहा कि जहाँ से मौन संविधान पुस्तक का हमने काम आरंभ किया, तो मैंने कहा कि उसमें 2 बातें विशेष रूप से थी। एक तो अल्पसंख्यक वाला, दूसरा घुसपैठिया अधिनियम वाला। जी जी जी। लेकिन इस पुस्तक में कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनकी ओर मुझे लगता है कि जनता की दृष्टि जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक तो है एक राष्ट्र एक चुनाव। जी जी बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के प्रत्यक्ष चुनाव, जी एक साथ बिल्कुल चुनाव। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। तीसरा जो है राजनीतिक दलों को किस तरह से हम लोग अधिनियमित कर सकते हैं आंतरिक लोकतंत्र की बहाली के लिए। जी जी बिल्कुल। ये 3 मुझे लगता है कि कई 3 अध्याय हैं, और तीनों के तीनों मुझे लगता है कि एक तरह से बहुत व्यापक परिवर्तन लाने वाले हैं। जी तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप कुछ विस्तार से बोलें। जी जी बिल्कुल। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है। इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत गंभीर लगते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने इस विषय को अपने भाषणों में उठाया है। और ये इतना ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि मैं आपको बताऊं, आँख खोलने वाला है। जी। अभी जो एकदम एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं हो सकता, लेकिन एक गेस्टिमेट कह सकते हैं, मोटा अनुमान जो बहुत काफ़ी करीब है, उसके अनुसार पिछली लोकसभा में जो खर्च आया है, पूरा जो पैसा खर्च हुआ है, वो लगभग 60,000 करोड़ रुपया है। जी जी। और अगर हम अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करें तो $8 बिलियन के लगभग आता है। और जब ये लोकसभा के चुनाव में इतना पैसा खर्च हुआ है, तो आप इस बात को समझिए कि इतना ही पैसा इससे ज़्यादा जी खर्च हुआ होगा या होगा असेंबली के चुनाव में, अगर हम पूरा जोड़ें। जी। सारी असेंबली के चुनाव में अगर हम जोड़ें जी। तो अगर हम इन दोनों का चुनाव, यानी लोकसभा का और राज्य की विधानसभाओं का एक साथ करें, जी। तो हम $8 बिलियन से ज़्यादा, यानी 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचा सकते हैं। जी जी। और उसका उपयोग हम विकास कार्यों में कर सकते हैं। और ये अमाउंट कितनी बड़ी है, हम आप तो बस सुन के समझ रहे हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि अमाउंट इतनी बड़ी है कि ये किर्गिस्तान की इतनी जीडीपी नहीं है कुल, और तजाकिस्तान की इतनी कुल जीडीपी नहीं है। और ये अमाउंट दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनकी कुल जीडीपी से ज़्यादा है। तो आप समझिए कि दुनिया के 50 देशों की इतनी जीडीपी नहीं है, मतलब इतना खर्च हो जाता है, इतना हम सिर्फ लोकसभा या विधानसभा पे खर्च करते हैं। अगर अब विधानसभा का रोज आप देखिए, हर साल 2-3 विधानसभाओं का चुनाव होता है, तो अगर उन सब विधानसभाओं का आप जोड़ें तो $8 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि 60,000 करोड़ से वो 70-80 हज़ार करोड़ हो जाता है। अगर हम 7 करें तो एक ही खर्चा होगा एक बार, और इतनी ही या इससे ज़्यादा अमाउंट हम बचा सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको एक वन नेशन वन इलेक्शन पे हर हालत में जाएं। और मैंने पुस्तक में लिखा है कि कई एक संवैधानिक उसमें बाधाएं हैं जो कि अनसरमाउंटेबल नहीं है। जी जी जी। बहुत आसानी से एक राजनीतिक सहमति बना करके हम इस पर एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव करा सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें विषय है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, उसके बहुत फायदे हैं जी। और मैंने सबसे ज़्यादा, आपने जैसा देखा है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इसी विषय पर सबसे विस्तार से लिखा है जी। और बहुत सा डेटा, बहुत से आंकड़े, बहुत से उदाहरण देकर हमने बताया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली की जो सरकार है, जिसमें कि लोकसभा का जो लीडर है उसके साथ बहुमत होना चाहिए लोकसभा का, यानी 272 से अधिक सीटें उसकी होनी चाहिए। तो इसमें आपने कितनी परेशानी आई है, आपने देखा है। JMM ब्राइबरी केस है, घूस ली दी गई, एक वोट से सरकारें गिर जाती है वाजपेयी की। तो इतना बड़ा राष्ट्र, एक MP की वोट इधर से उधर हो जाए तो सरकार गिर जाए, और फिर इलेक्शन हो, और फिर हंग पार्लियामेंट आए, तो ये क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। जब हमें पता है कि परिणाम यही होना है जो आज है, तो हम फिर चुनाव किस लिए करते हैं? और
मैं ये मानता हूं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। क्योंकि सरकार अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तो सरकार बनने के पहले ही भ्रष्टाचार खरीद फरोख्त शुरू होती है। इट्स ओपन सीक्रेट। नहीं, इसके कई उदाहरण हमने पुस्तक में दिए हैं। आप झारखंड वाला उदाहरण तो यह है कि एक इंडिपेंडेंट जो बैलेंस एक व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन जाता है और 20,000 करोड़ की कुल ट्रेजरी है, उसमें से 1/4 का गबन कर लेता है। मतलब अलेजडली, अब वो कोर्ट डिसाइड करे है कि नहीं, पर ये लोगों में जनमानस में मान्यता हो ही चुकी है और उनको जेल में भी डाला गया है, मुकदमा भी चला है, शायद कन्विक्ट भी हुए हैं। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बिल्कुल श्योर हूँ कि इतने का एम्बेजलमेंट हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई कि उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना था, दोनों तरफ बैलेंस ऐसा हो गया। और वो बड़ी विचित्र कहानी है और पूरे के पूरे इसको एक्सपोज करती है। तो हमने इसलिए कहा नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट चलता है, वो खरीद फरोख्त का। हाँ, बिल्कुल। तो जितना पैसा हम लोग चुनाव में खर्च करते हैं उससे कई ज्यादा पैसा सांसदों को, विधायकों को खरीदने में चला जाता है जी। अगर ये पैसा कहाँ से आता है? अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तो अच्छा, दूसरा फायदा क्या? ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जी। ये परोक्ष लोकतंत्र है। जनता चुनती है संसद को, सांसद सदस्य और विधायक को। उसको पता नहीं मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब उसी का परिणाम हुआ कि देवगौड़ा जैसे लोग प्रधानमंत्री हुए। व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तंत्र की बात कर रहे हैं जिनको उत्तर भारत में कोई जानता ही नहीं था। उत्तर भारत के कर्नाटक के बाहर शायद नहीं जानते थे। ऐसे ही आई के गुजराल हुए, कोई पॉपुलर लीडर नहीं थे। ऐसे बहुत से नेता हो गए जो कि पावर ब्रोकर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके सहयोग से यहाँ वहाँ से खरीद फरोख्त करके वो बन गए। और ऐसे लोग प्रधानमंत्री हो गए जिनका कुल समर्थन 56 लोगों का था, मेजॉरिटी भी नहीं थी। चरण सिंह थे, उन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस ही नहीं की। तो ये सब विसंगतियाँ क्यों आई? क्योंकि सीधा चुनाव नहीं था। अगर जनता सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव करे तो एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, व्यक्ति की लोकप्रियता भी, राजनेता की लोकप्रियता भी बहुत बड़ा, और असली सरकार बनेगी तब लोकप्रिय व्यक्ति ही बनेगा, खरीद फरोख्त वाला नहीं बनेगा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कितने स्टेट हैं, कल इस पार्टी की सरकार थी, आज इसकी सरकार है, परसों उसकी हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती है, वो बंद हो जाएंगी। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, जो असल में पॉपुलर लीडर है वही चुना जाएगा, और जो ये खरीद फरोख्त होती है, सरकारें गिरती हैं, वो बंद हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि मतलब आप अमेरिकन प्रणाली की वो कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ नहीं, तो क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन का मॉडल है जी, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका का मॉडल है। मैं बोलता हूँ भाई, ब्लैक और व्हाइट के अलावा भी बहुत से रंग होते हैं जी। ब्रिटेन और अमेरिका के मॉडल के अलावा बहुत से मॉडल है। ये हमारा भारत का मॉडल है जिसमें प्रधानमंत्री सीधे चुना जाएगा, और लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी। भारत में राष्ट्रपति भी होगा और उसके अधिकारों कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ ये होगा, जनता सीधे चुनेगी और सरकार 5 साल रहेगी, कोई गिरा नहीं पाएगा। और इससे सेपरेशन हो जाएगा किसका? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो कानून बना रहा है सांसद, वही सरकार में भी है। यानी वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है। ऐसा होने से उनका काम सिर्फ होगा कानून बनाना जी, और प्रधानमंत्री का और उसके कैबिनेट का काम होगा कि वो सरकार चलाए। और प्रधानमंत्री को ये आज़ादी भी होगी कि जो सदस्य संसद सदस्य नहीं है उनको भी ले सकते हैं, और जो संसद सदस्य हैं उनको कंपल्सन नहीं होगा कि सरकार बने। अभी पीछे क्या होता था, जो ये कोalition गवर्नमेंट्स होती थी, उसमें एक ऐसा मंत्री था जिसको ना हिंदी आती थी ना अंग्रेजी, वो दक्षिण से आपके ही राज्य से आता था, लेकिन उसको मंत्री बनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अगर उसको मंत्री नहीं बनाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। हर पार्टी का एक कोटा फिक्स होता है। एक हर पार्टी का एक कोटा फिक्स होता था, इतना मंत्री बनाओ। वो स्टील मिनिस्टर हो गए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और न हिंदी आती है ना अंग्रेजी, और यही 2 भाषाएं हैं जिनमें फाइलें होती हैं। उनको अपनी मातृभाषा के अलावा, तमिल के अलावा कुछ आता नहीं। तो इतनी बड़ी मुसीबत है, फिर सरकार कैसे चलेगी जी। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे हो। इससे संबंधित एक और विषय जो आपने उठाया जी, पॉलिटिकल पार्टी रेगुलेशन एक्ट, हमने इसमें बात की है राजनीतिक दल को किस तरह से वो किया जाए, रेगुलेट किया जाए जी। उसमें कैसे लोकतंत्र आए? हाँ, आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं। अब आपको एक उदाहरण दूं, मैं मॉडल एग्जांपल दूंगा। उत्तर भारत चलते हैं, कश्मीर में जी। वहाँ शेख अब्दुल्ला ने एक पार्टी बनाई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में उसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस दे दिया।
वो 42 साल तक उस पार्टी के रहे अध्यक्ष जी। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका बेटा उसका अध्यक्ष हो गया। वो 35 साल तक रहे, नाम है फारूक अब्दुल्ला। और जब वो थक गए तो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया कि हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि और कोई उस पार्टी में इस काबिल समझा ही नहीं गया जो उसका नेतृत्व कर सके। जी, जी, एक तो इससे कुंठा पैदा होती है, और ये सब पार्टियां क्या एक व्यवसाय मतलब प्राइवेट शॉप्स जिसे हम कहते हैं फैमिली बिजनेस, वो हो जाती हैं। उतना ही नहीं, बस हैं तो सभी, मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी का अध्यक्ष बदलता ही नहीं जी। और कुछ और पार्टियां हैं एक दो शायद बदलते हो, लेकिन 98% हैं जो परिवार की पार्टी। अब दक्षिण में चलिए, जिनकी अभी बात कर रहा जी, था, जी। डीएमके, उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। करुणानिधि जी 1967 में बने डीएमके के अध्यक्ष, या 69 में, और जब तक वो इस धरती पे रहे तब तक उसके अध्यक्ष थे। और जी, कुल जो साल थे उनके, वो थे 49, अर्धशतक था। आधी शताब्दी तक वो डीएमके के प्रेसिडेंट रहे, यानी जब कुर्सी पर बैठे तो उससे कभी उतरे नहीं जी। और जब वो इस धरती पे नहीं रहे तो उनका बेटा अध्यक्ष बन गया जी, जी। और उनकी बेटी जो है महासचिव बन गई, तो फैमिली बिजनेस हो गया जी। आप आइए व्यापक जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस का देखिए, सोनिया जी 19 साल तक प्रेसिडेंट रहीं और थक गई तो राहुल को बना दिया। अभी तो चलिए इतने राष्ट्र के दबाव, शायद हम लोगों के लेखन से भी, जी। हम जैसे लोगों के लिखते थोड़ी जी, शर्म आई तो अभी खारगे जी को बनाया, खारगे जी पर ये को। चलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये सब प्राइवेट शॉप्स बन गई हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि सरकार एक कानून बनाए, 2-3 पेज का कानून, बहुत बड़ा नहीं है, जी। जिसमें वो राजनीतिक दलों को रेगुलेट करे और ये नियम हो कि कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक किसी पार्टी का अध्यक्ष या महासचिव नहीं रह सकता है जी। और जो अध्यक्ष पद पर है वो अगला ट्रांसफर जो करे पद का, या तो वो उसके परिवार के लोग चुनाव लड़ ही न सके। मेरे ख्याल से भाजपा में अभी है ये जी। लागू है कि 10 वर्ष से अधिक तो कोई रह नहीं सकता एक पद पर। भाजपा ने उस तो पद पर। जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसे मेंटेन किया है, इन द सेंस कि वहाँ कोई परिवारवाद है नहीं। परिवारवाद की पार्टी में तो अध्यक्ष कितने बदलते रहे आप नाम भी नहीं याद कर पाएंगे, और अगर पूछे डीएमके का तो बोल दो हाँ करुणानिधि फैमिली, तो बस वही अध्यक्ष। नहीं मेजर साहब, उसमें एक और बात मुझे लगती ये है जी कि आप देखिए कि पूरी पार्टी में इतने सारे नेता हैं और एक से इधर हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत कद्दावर नेता है जी, परंतु क्या बात है कि इन परिवारवादी नेताओं के समक्ष सभी नेताओं की घिग्गी बन जाती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सब लोग इस तरह से झुके हुए हैं, बहुत विनयावत यदि शब्द जो है बहुत अच्छा शब्द हो जाएगा, कि लगता है कि रीढ़ की हड्डी शेष है ही नहीं। जी जी, और इतना झुके हुए हैं। अच्छा, जबकि वो बड़े काबिल लोग हैं, हाँ बड़े। मैंने उन्हीं जैसे अर्थों में डीएमके समझा का ही रहा था। देखिए, जी, हमें जी, 1-2 लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी काबिलियत, क्वालिफिकेशन, लीडरशिप किसी से दोयम नहीं है, कमतर नहीं है, कमतर नहीं है, और उसके बाद भी उन्हें मौका नहीं नहीं मिलता, मिला। तो फिर वो कुंठा पैदा होती है, स्प्लिट होता। आखिर डीएमके से ही तो एआईडीएमके बनी है। हाँ हाँ, तो आप यही उस हाल तरह से कहें सबका कि सारे टूट टूट कर तो कांग्रेस से निकले। जी, क्योंकि कांग्रेस में वही कल्चर थी, वही थी। तो जब उन्हें लगता है कि हम तो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते, हाँ, शरद पवार जी निकले, राष्ट्रवादी बनाया तो उन्होंने, लेकिन फिर अंत में वो राष्ट्रवाद परिवारवाद हो गया। तो ये जो हाइड्रा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फैल रहा है कि जितना काटो उतना फैल जाता है, वो उसका कारण यही है। और जहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है, जहाँ ऐसे इंटरनल डेमोक्रेसीज पार्टीज में मेंटेन हो रही है, वहाँ 2 से 3 पार्टी ही नहीं। अमेरिका का आप देखिए, इतना बड़ा राष्ट्र है जी, और वहाँ पे मूलतः 2 ही पार्टियां दो हैं। ही। ब्रिटेन में भी अस्तित्व में अगर आप देखें तो सिर्फ 3 है, सोशल डेमोक्रेट हैं, टोरीज हैं जिनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, और आपके तीसरे क्या है, हाँ मतलब 3 ही है कुल, लेबर, सॉरी लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है और सोशल डेमोक्रेट्स हैं। तो वो इसलिए है वहाँ पे क्योंकि लीडरशिप का, वहाँ आप देखिए कोई एक परिवार है, वहाँ तो प्रधानमंत्री भी 20-30 दिन में, वो भी मतलब 40-50 दिन में बदल रहे हैं, और ऐसे ही पार्टी के अध्यक्ष भी बदल रहे हैं। और इस समय तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति है जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी उसमें मेंटेन हो रही है, लोग अपने नेता को चुन सकते हैं। यहाँ तो आप नेता के खिलाफ, अगर खिलाफ तो छोड़ दीजिए,
प्लीजिंग टिप्पणी आपने नहीं की तो अगले दिन आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे। जी 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 जी। तो ये जो समस्याएं हैं, ये इसको खत्म करने के लिए मैंने कहा कि अच्छा, सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही बैकबोन है डेमोक्रेसी की, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो उन्हीं के पास जाती है। किसी भी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल ही रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है तो वो डेमोक्रेसी को कैसे चलाएंगे जी। तो इसीलिए हमने ये पुस्तक जो नहीं 3 अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय जी जिनकी ओर मेजर साहब आपने ध्यान दिलाया सबका। जी। तो मित्रों, कुल मिलाकर किस्सा जब कुर्सी का बन जाता है तो लोकतंत्र कहाँ हवा हवाई हो जाता है पता नहीं चलता। और देश, आप, हम कहीं नहीं होते हैं, केवल राजनीतिक दल होते हैं, और सारा का सारा जो धन आपकी मेरी जेबों से जा रहा है वो कहीं ना कहीं इन परिवारवादी जो लोकतंत्र के नाम पर चुनाव तो लड़ते हैं परंतु प्रत्यक्ष रूप में वे ही अपने लिए सब कुछ जुगाड़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए मौन संविधान भयानक परिणाम में जो अध्याय जिन पर हमने अभी चर्चा की, ये तो है ही, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं उन पर यह हम एक तरह से दृष्टि हम डाल रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जी, तो 21 ऐसे कानून 21 कानून है जिनकी हम चर्चा मुझे की लगता है कि और लगभग 8 से 10 पे ही हम चर्चा कर पाए। जी। तो 21 कानून है। इसी हमें तरह लेकिन ये प्रेजेंट रहा कि एक तरह से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमने रखा कि किस तरह से आप सोचें। तो मुझे लगता है कि आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।